नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम साइबर सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइबर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये और कौन कौन से मुल्क में वर्तमान में लागू किया गया है, इन कंट्रीज में ये कैसे लागू किया जा रहा है, एंड क्या ये चीज सिक्योरिटी और सेंसरशिप में फर्क कर पाता है, और अगर नहीं भी कर पा रहा है तो हमें इससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए। ये सभी के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। तो सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन मतलब तुम्हारे पास पूरी पावर आ चुकी है एंड आगे तुम कोई भी रूल अपना बना सकते हो या कोई भी रूल को तुम खारिज कर सकते हो। जैसे इंडिया एक मॉनेटरी सॉवरेन है, वो कभी भी रुपया छाप सकता है, या चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश ये मोनार्की रूल पे चलते हैं, यानी एक सुप्रीम लीडर है, यानी एक सॉवरेन लीडर है, तो उनके इशारों पे ये सब चलता है। सो यू आर दी सुप्रीम लीडर, है ना। अब अगर ये चीज को साइबर स्पेस में हमने कंबाइन कर दिया तो इसे साइबर सॉवरेनिटी कहते हैं। यानी इसमें जो भी सॉवरेन अथॉरिटी रहती है वो इंटरनेट की दुनिया को कंट्रोल कर लेती है, ऑफ कोर्स विद इन इट्स ओन बॉर्डर्स, but it can actually control from how the data can be generated to what to do with that data। सब कुछ कंट्रोल कर सकती है वो एक सॉवरेन अथॉरिटी। कैसा डेटा प्रोड्यूस करना है, किस टाइप का डेटा इंटरनेट पे आना चाहिए, कौन सा डेटा इंटरनेट पे नहीं आना चाहिए, ये सभी चीजें वो एक सॉवरेन अथॉरिटी कंट्रोल कर सकती है। सो दिस कैन लीड टू मैनिपुलेशन और इट कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स और स्टोरीज। तो ये चीजें भी होती है ऐसे केस में। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है इंडिया के केस में? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ। तो अब ये टर्म चाइना के द्वारा उत्पन्न किया गया, ऑब्वियसली चाइना का अपना ही एक बहुत बड़ा ग्रेट फायरवॉल करके ऑनलाइन सेंसरशिप करके सिस्टम है जो चाइना में बेसिकली इंटरनेट रेगुलेट करता है। ये फायरवॉल डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी ऑपरेट करती है एंड ये फायरवॉल की मदद से चाइना बहुत हद तक कामयाब हो गया है जो सेंसिटिव चीजें उन बातों को दबाने के मामलों में। जैसे 1989 में तियाननमेन स्क्वायर, तियाननमेन मैसेकर, किसने ये सुना है? किसी को पता है? तो चाइनीज गवर्नमेंट ने 1989 में लिटरली चाइनीज लोगों की सामूहिक हत्या की थी। उन लोग पे सीधा सीधा टैंक चढ़ा दिया था। इनमें यंग चाइनीज स्टूडेंट्स शामिल थे। वो वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने बैठे थे ताकि वो सब चाइना में एक डेमोक्रेसी ला सके, बट ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। उन सभी लोगों को मार डाला। बाय द वे, उस वक्त कोई मुझे बता सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के लीडर कौन थे? जैसे आज के टाइम पे शी जिनपिंग है, वैसे 1989 में चाइना की सत्ता किसके हाथ में थी? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ। सो इस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ये ऐसी चीजें रेस्ट्रिक्ट कर देती है अपने कंट्री में। चाइना ने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिंडर, कोरा तक ये सभी चीजें बंद कर दी है। ये सभी चीजें बैन कर दी है। उन्होंने अपना गूगल बनाया है बाइडू के नाम से, उन्होंने अपना फेसबुक निकाला है रेन रेन के नाम से, वी चैट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, विच इज सिमिलर टू व्हाट्सएप। यूट्यूब की जगह पे उन्होंने यूकू नाम से एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट निकाली है। तो इन सभी चीजों में चाइना बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए उसे सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर कहते हैं। समझ में आया? चाइना में ऑनलाइन गेमिंग भी रेस्ट्रिक्टेड है। चाइना की गवर्नमेंट एक एक चीज रिव्यू करती है एंड उसके अप्रूवल के बिना कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं जा सकती। अब जो गेमिंग कंपनीज चाइना में आना चाहते थे वो सभी के अप्रूवल होल्ड पे लगा दिए गए एंड इसके चलते फिर उन सभी के स्टॉक्स पे भारी असर पड़ने को देखने मिला। एंड बाय द वे, जो पिछले साल मी टू मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट को भी चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया। अब ये चीजें और कौन कौन से मुल्क कर रहे हैं? रशिया साइबर सॉवरेनिटी की तरफ बढ़ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में सॉवरेन इंटरनेट बिल पास करवा दिया जिसमें इन्हें इंटरनेट की दुनिया से एक कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए था। रशिया में बहुत अरसे से चल रहा है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी जहां पे इंटरनेट यूजर्स के लिए कुछ वेबसाइट्स की एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। फिर 2015 में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे SaaS भी हम कहते हैं, SaaS, इनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उन्हें रशिया के सिटीजन के डेटा की कॉपी रखनी पड़ती थी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। यानी लोग जो भी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन ले गए वो सारी डिटेल्स की कॉपी एक लोकल सर्वर पर उन्हें रखनी पड़ेगी सो दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल टू द रशियन गवर्नमेंट।
फिर 2017 में रशिया ने ऐसे वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स बंद कर दिए जो इंटरनेट फिल्टरिंग से रिलेटेड है, जैसे वीपीएन्स यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। एंड फिर पिछले साल ही 2019 में ये बिल पास कर दिया कंप्लीट आइसोलेशन का। तो इसमें रशिया किसी भी तरह का इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ये लोगों के बीच में कभी भी रोक सकता है इस बिल के अकॉर्डिंग। रशिया ने ऑफिशियली लिंक्डइन एंड जेलो जैसे वेबसाइट को भी ब्लॉक कर रखा है। जेलो पता है आपको? किसी को पता है जेलो? वॉकी टॉकी टाइप वाला एक ऐप है, किसी ने यूज किया है? अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, तो आरबीआई चाहता है कि मास्टर कार्ड एंड वीजा जैसी कंपनीज इंडियंस के डेटा को लोकल सर्वर पे स्टोर करे। ये रूल बाकी के ई कॉमर्स कंपनीज पे भी लगाया जा सकता है आने वाले टाइम में। एंड मोर ओवर, जो रिसेंटली इंडिया ने चाइनीज एप्स को बैन किया है, पबजी जैसे मशहूर एप्स को, तो इंडिया बकायदा एक साइबर सॉवरेनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल बन के निकल रहा है। जैसे कि आप जानते हो, इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है उस पे चाइनीज की जो शैतानियां चल रही है, उसके काउंटर में भारत सरकार ने ये सब एप्स पे बैन लगा दिया है। अच्छा, कोई जानता है कि और कौन कौन से एप्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली चाइनीज एप्स पे बैन लगा दिया है? वो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से लिस्ट बताओ। नेक्स्ट आते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे। वियतनाम, थाईलैंड जैसे मुल्कों ने भी चाइना जैसे इंटरनेट ब्लॉकिंग लॉज निकाले हैं। इन मुल्कों में भी कंपनीज को लोकली डेटा स्टोर करना पड़ता है। पिछले साल फरवरी की ही बात है, थाईलैंड ने साइबर सिक्योरिटी बिल पास किया जिसमें साफ साफ बताया गया है कि थाईलैंड गवर्नमेंट विल हैव द राइट टू सीज डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर। समझे? एंड ये किस बेसिस पे लॉ बनाया जाएगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि कंट्री साइबर अटैक्स से सुरक्षित रहे। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच आर्मी मिनिस्ट्री एंड फ्रेंच नेशनल असेंबली ने 2018 में अनाउंस किया था कि हम गूगल सर्च इंजन हमारे डिवाइसेस में यूज करना अभी बंद कर देंगे, ताकि ये फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे हमारी डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाए। अब यहाँ यूरोप में अलग ही डिजिटल टैक्स की बहस चल रही है बहुत टाइम से। तो कोई जानता है डिजिटल टैक्स के बारे में? यूरोप में कहाँ कहाँ लागू किया जा रहा है ये डिजिटल टैक्स? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो साइबर सॉवरेनिटी का मेन पर्पस क्या है? क्या सेंसरशिप है? क्या ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाया जाता है? अब सेंसरशिप मतलब इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से दबा देना ताकि कोई पॉलिटिकली अफेक्ट ना हो या किसी भी तरीके से अथॉरिटी को बैकलैश झेलना ना पड़े। सिक्योरिटी का मतलब है हमारा जो लिटरल साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर अटैक से खुद को सुरक्षित रखना। अब चाइना का तो पर्पस दोनों ही है, खुद को सुरक्षित रखना एंड वो सभी चीजों पे सेंसरशिप लगा देना जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला गया या लिखा गया या बताया गया है। रशिया तो क्लियरली सिक्योरिटी रीजंस के बेसिस पे कहता है, क्योंकि यूएस की एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा जो सर्विलियंस होता है पूरी दुनिया पे, उसके वजह से रशिया को इस इंटरनेट की दुनिया से खुद को सेल्फ आइसोलेट करना है। तो कोई जानता है कि ये एनएसए का सर्विलियंस पे हम किस रेफरेंस पे बात कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? किसी ने प्रिज्म प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? एनएसए का प्रिज्म प्रोजेक्ट? वेल, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आपका जो गूगल का पासवर्ड है, फेसबुक का पासवर्ड और जितने भी आपने ऑनलाइन पासवर्ड अपने बना रखे हैं सभी वेबसाइट्स पे, वो एनएसए के प्रिज्म प्रोजेक्ट के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। तो ऐसा समझो कि आपके सारे पासवर्ड्स एनएसए के पास है। तो जो वेबसाइट पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, आप उसे सीरियसली मत लेना, बिकॉज यू मे फॉरगेट योर पासवर्ड बट एनएसए वोंट। अब साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ जाने माने साइबर अटैक्स की लिस्ट लगा दी जाए। 2008 में रशिया ने जॉर्जिया के ऊपर साइबर अटैक किया था, साउथ ओसेथिया वॉर के नाम से। फिर 2007 में अगेन रशिया ने एस्टोनिया पे साइबर अटैक किया था। एंड 2010 का स्टूक्स नेट बहुत मशहूर साइबर अटैक था जो इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पे हमला बोला था। एंड उसके बाद बाकी के ये चाइना ने इंडिया, तिब्बत और यूएस पे हमला किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप इन एक एक साइबर अटैक्स पे रिसर्च करिए एंड अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन में लिखिए, या अगर आपको इन कोई भी साइबर अटैक के बारे में पता होगा तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये डेटा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी हर एक चीज इन इंटरनेट कंपनीज के पास होती है एंड ये डेटा वो बाकी के कंपनीज को बेच सकते हैं। कभी आपने रियलाइज किया है कि कुछ ही देर पहले आप अपने घर वालों से मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे थे एंड द नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर इंस्टाग्राम ऑन योर फोन, देन अ मोबाइल फोन एड पॉप्स अप? ऐसा हुआ है आपके साथ कभी?
इंस्टाग्राम को आपने अपने फोन के माइक्रोफोन की एक्सेस दे रखी है, इसीलिए वो जो वॉइस कैप्चर करता है उसके एल्गोरिदम के जरिए वो आपको एड्स पॉपअप होके दिखती है। या चलो आपने माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं दिया, या आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आप एक काम करिए, आप कोई भी चीज इंटरनेट पे सर्च कीजिए एंड वो डिवाइस, मानो लैपटॉप हो, उस लैपटॉप पे आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम लॉगिन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट टाइम यू एक्सेस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रॉम योर फोन, यू शुड बी एबल टू सी अ रिलेटेबल एड फ्रॉम योर प्रीवियस सर्च। तो आप ये करके देखिए एंड आपको समझ में आएगा कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे ट्रैक करती है एंड ये दूसरे ई कॉमर्स कंपनीज को आपका डेटा बेच देती है ताकि टारगेटेड प्रोडक्ट्स सही ऑडियंस पे पहुंच सके। तो क्या आपको लगता है ये ठीक है when we talk from the privacy standpoint? अब ये साइबर कंट्रोल्स को डॉज करने के लिए वीपीएन्स का यूज किया जा सकता है। खैर चाइना में वीपीएन यूज करना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। greatfire.org करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस चाइनीज फायरवॉल को डॉज करना ही है एंड वहां के इंटरनेट यूजर्स के लोगों को रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट का एक्सेस दिलवाना है। इवन टेलीग्राम हैज मैनेज्ड टू डॉज द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन रशिया। तो अब ये साइबर सॉवरेनिटी कहां तक जाने की उम्मीद है? गूगल के एक्स सीईओ एरिक श्मिथ के मुताबिक आने वाले टाइम में इंटरनेट की दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी। वन वुड बी लेड बाय यूएस एंड द अदर वुड बी लेड बाय चाइना। अब आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि दुनिया में कितने हिस्से हो गए और कौन लीड करेगा। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में दुनिया किस ओर की तरफ जा सकता है? क्या साइबर सॉवरेनिटी हर एक मुल्क में लाना ठीक है? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली, मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।